हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम जीओसी को खत्म करने वाले हैं लगभग एचआईडी मेसोमेरिक इफेक्ट 11th क्लास के अंदर। तो वो टॉपिक है, ठीक है। ये डेट जो है 11 को बनाए थे मैंने, इसलिए 11 तारीख की, आज 13 तारीख है भाई, ठीक है। इसको चेंज कर दूंगा यहीं पर चेंज कर देते हैं, दिस इज 13 डेट, ठीक है। चलिए, तो देखिए एचआईडी और मेसोमेरिक इफेक्ट मेन इसके टॉपिक्स होंगे। लेट्स हैव एन क्विक रिकैप। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और फ्री रेडिकल इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस हम कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने वही डिफाइन किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे उसके, है ना। तो वो अब आपको आने चाहिए। रेजोनेंस क्या होता है, वो क्वेश्चंस को याद रखेंगे, एग्जांपल्स को याद रखेंगे तो रेजोनेंस आ जाएगा, है ना। एग्जांपल बेस्ड है। अब एचआईडी देखो भाई, एचआईडी क्या होता है? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। हाइड्रोजन कितनी कम है किसी कंपाउंड में, ठीक है, उसके इंडेक्स को बोलते हैं हाइड्रोजन। अकेला हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोल सकते हो, ठीक है। डीयू भी बोल सकते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दो नाम है इसके। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर हाइड्रोजन कम होगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे सिंपल बता देता हूं इसका मतलब क्या, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, 3 कार्बन की चेन है, यहां लगा CH3, यहां लगा CH3, यहां लगा CH2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर क्या टोटल फॉर्मूला क्या बनेगा? C3, H कितना बनेगा? 8। सिंपल है, एल्केन है। अगर मुझे इसमें हाइड्रोजन कम करना है, क्या कर सकता हूं? CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH3। तो क्या हुआ? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, कितने अनसैचुरेटेड, मतलब अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कितने डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं किसी कंपाउंड में, वो कैसे पता लगेंगे? हाइड्रोजन कम हो जाएगी। तो देखो इस मामले में हाइड्रोजन कम हो रही है, C3। H कितने हुए भाई? 3 और 2 5 और 1 6, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। इसका मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है। क्लियर है सिल्की बेटा? यस बोलिए। सर आप एक बार रिपीट कर दो सर, अभी तक आपने क्या पढ़ाया? ओके, जस्ट शुरू किया हमने एचआईडी, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, एक नॉर्मल कार्बन की चेन है, ठीक है। इस कार्बन की चेन के अंदर मुझे कार्बन और हाइड्रोजन पता है कितने होंगे? कार्बन से डबल होंगे। ये एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। यस, क्लियर है, ये सबको पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अगर मैंने इसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर दिए तो मैं क्या कर सकता हूं? एक डबल बॉन्ड लगा दूं, मतलब अनसैचुरेटेड बना दिया, ठीक है। तो जितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, जितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं उतना ही अनसैचुरेशन बढ़ रहा है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बढ़ जाएंगे। तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड का अंदाजा लगा के ये बता सकते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन कम हुए हैं। रिंग भी बन सकती है, सिर्फ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, रिंग भी बन सकती है। अगर रिंग बन गई तो भी 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। कैसे? एक रिंग से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। यही 3 कार्बन वाली चेन थी, मैंने इसको ऐसे बना दिया, CH2 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 एंड इन दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है। तो ये ट्राइएंगुलर रिंग बन गई ना, ठीक है। ट्राई और साइक्लिक रिंग, है ना। तो मिथित प्रोप प्रोप साइक्लोप्रोपेन बना दिया हमने। साइक्लोप्रोपेन में भी क्या होता है? अब यहाँ अनसैचुरेशन नहीं है, लेकिन क्या है? रिंग है। रिंग की वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो गए। तो आज हम ये चीज जो फॉर्मूलों में करते हैं, वही चीज को थोड़ा फॉर्मुलेट करके, जैसे केमिकल फॉर्मूले में हम देखकर काउंट करके बताते हैं, या फॉर्मूले से हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जानेंगे कि हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितनी है, उसका इंडेक्स बनाएंगे हम कि कितनी है। और इसी को HID IHD बोलते हैं, इसे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, IHD HID बोल सकते हो, या फिर DU बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब अनसैचुरेशन का मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि अनसैचुरेशन का मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। रिंग भी बन सकती है, नो डाउट, बट इसका नाम सिर्फ 2 ही है, IHD और DU। क्लियर है बेटा? हाँ सिखा बेटा, बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दो, अभी तक आपने जो करवाया है। मैंने फिर से रिपीट किया था, चलो ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। किसी और को भी आना है क्या? जल्दी से आ जाओ बेटा ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सब कुछ, एवरीथिंग एल्स। देखिए, हम ये पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो किसी कार्बन की चेन में कितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना किसी कार्बन की चेन में, तो उसकी कितने हैं वो,
कैसे पता करें, हम नीचे फॉर्मूलाज इनकी बात करेंगे, ठीक है, इन फॉर्मूलाज को सीखेंगे कि कैसे पता किया जाता है। या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी इसको बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन कितने कम हैं, ठीक है, उससे पता लगता है। अब कैसे पता लगता है, तो हम कॉमन फॉर्मूला लिखते हैं एल्केन का, CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला। अब इसके अंदर मैं 3 कार्बन की चेन बनाता हूँ, CH3 CH2 CH3, फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H8, यही इसी फॉर्मूले को वो फॉलो करेगा। 3 कार्बन है तो H क्या होंगे, डबल से 2 ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई क्या डबल बॉन्ड है, नहीं है, रिंग है, नहीं है, तो हाइड्रोजन कम है, नहीं, ये परफेक्ट फॉर्मूला है। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, जो परफेक्ट फॉर्मूला फॉलो करता है, उसमें इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या अनसैचुरेशन 0 होता है, इन दोनों में 0 होगा, ठीक है, जो एल्केन के फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। अब बात करते हैं कि जो एल्केन के फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेगा, क्या बन सकता है वो, रिंग बन जाए, या डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया ये, इसमें कार्बन तो 3 ही है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, पहले कितने थे, 8 थे, तो उसमें 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो मैं कह सकता हूँ एक डबल बॉन्ड है, या फिर यानी अनसैचुरेटेड हो गया, एक अनसैचुरेशन, 2 हाइड्रोजन कम से एक डबल बॉन्ड बनेगा। या फिर इसी को मैं, इसी का एक आइसोटोप बना सकते हैं, सर्कुलर, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, क्लियर है बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ भाई, क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, इससे हमें पता लगता है कि हाइड्रोजन कम है। अब ये तो सीधा सीधा है, बहुत आसान फॉर्मूला है, अगर बड़ा फॉर्मूला हो, उसमें तिकड़मबाजी लगा रखी हो, कहीं क्लोरीन जोड़ दिया, अब क्लोरीन के जुड़ने से हाइड्रोजन तो कम हो जाता है, बट क्या डबल बॉन्ड बनता है, नहीं, क्या रिंग बनती है, नहीं, फिर तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार किया, ठीक है, जिसके अंदर हम फिलअप करके और आसानी से बता सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, रिंग, एक डबल बॉन्ड से एक रिंग अल्टरनेट में चलती है, ये याद रख लेना, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 रिंग हो सकती हैं, या 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है भाई, 2 डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड भी कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके कॉमन सी चीज तो आपको याद रखनी है। अब देखते हैं इसके फॉर्मूला को, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब कितने डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी मतलब कितने हाइड्रोजन कम है, इन दोनों के नाम से ही इसको जाना जाता है, इन फॉर्मूलाज को। तो यहाँ देखिए CH मैंने लिख रखा है, C के लिए C लिख रखा है, H के लिए H लिख रखा है। वैसे फॉर्मूले में C और H नहीं थे, वहां A और B थे, जहां से ये फॉर्मूला मतलब जनरली बुक्स में जहां लिखा होता है वो ABCD लिखा होता है, लेकिन मैंने उसको चेंज किया कि कार्बन के साथ कार्बन लगाओ, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगाओ, छोटा सिंपल रहेगा। तो देखो छोटा C और छोटा H, तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, C+1 जितने कार्बन है एक जोड़ दो, हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड कर दो, माइनस कर दो उसे, ठीक है, अनसैचुरेशन का पता लग जाएगा। क्लियर है, पहला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा सबको, यस यस सर। हम इसका एग्जांपल भी करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में क्या है, C की जगह C, CC, HH, XX, X हेलोजन है, नीचे लिख भी रखा है, N नाइट्रोजन है, O ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन लगा हो सकता है, ऑक्सीजन लगा हो सकता है, हेलोजन, ऑक्सीजन हमें पता है 2 बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड बनाए ना बनाए, लेकिन 2 बॉन्ड तो जरूर बनाएगा, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है या 3 बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ, ठीक है, हेलोजन हमेशा एक ही बनाता है। तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बोलता है C+1, कार्बन जितने उसमें एक जोड़ना, पहले भी यही था, और H/2 था पहले, अब क्या है, H वही है, डिवाइड में 2 भी वही है, फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, X जुड़ जाएगा, N घट जाएगा, O का कुछ लिखा ही नहीं है, O को बाद में देखेंगे, वो जनरल आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, क्लियर है बेटा, समझ में आया, यस सर। यस सर। बेटा बोलिए सर यहाँ पे NQ-हुआ, नाइट्रोजन है बेटा, वो N नाइट्रोजन, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब पता लग जाएगा, ठीक है, वेट, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन के साथ में जनरली डबल बॉन्ड बना रहा है, तो वो अनसैचुरेशन क्रिएट कर रहा है, हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, तो वो उतने नाइट्रोजन हम कम कर देते होते हैं उस हिसाब से, क्योंकि वो अनसैचुरेशन हमारी कार्बन की चेन में अनसैचुरेशन क्रिएट नहीं कर रहा। अब देखो हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, तो ये फॉर्मूला होने के बाद पहला फॉर्मूला उठाते हैं, अब मैंने इसका एग्जांपल लिख रखा ऑलरेडी, C3H8, ये मेरे पास फॉर्मूला है, CCHH, तो मैं इस फॉर्मूले में इसको फिलअप करूं तो देखिए C+1, तो क्या करूं 3+1, क्लियर है भाई सबको, ये बात समझ Yes, में आ sir. गई, -H/2, H कितने हैं 8/2,
क्या आएगा? जीरो 4 जाएगा सर, जीरो जीरो। आएगा सर। जीरो। मतलब ये परफेक्ट फॉर्मूला, इसमें कोई हाइड्रोजन कम नहीं है, ये एल्केन का फॉर्मूला है भाई, एल्केन वाले फॉर्मूला। तो एल्केन का जो भी फॉर्मूला होगा वो परफेक्ट होगा, उसमें कोई हाइड्रोजन कम होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये परफेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको यस लगेगा सर। कि एल्केन तो सर हम लिख लेंगे, इस फॉर्मूले को क्यों याद करें? बिल्कुल, मैं भी फॉर्मूलों के बहुत खिलाफ हूं, जहां पर नहीं आवश्यकता होती वहां पर भी कई लोगों ने फॉर्मूले बना रखे हैं। इट्स नीड नॉट टू लर्न दैट फॉर्मूला एट ए पर्टिकुलर लेवल, बट पीपल हैव डिराइव्ड एन फॉर्मूला। ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्मूले बना रखे हैं, बट इट्स नीड नॉट टू डू दैट। हर जगह नहीं, बट इसमें है, इसमें है, सच में है। कैसे भाई? अगर लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल आ गया, अजीब सा फॉर्मूला आ गया, ठीक है, अब उसके अंदर आप ना उसका स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आइसोमर से लिंक करता है। आइसोमर वाले स्ट्रक्चर सोच पाना, एक आपने अल्टरनेट बना दिया, दूसरा बनेगा नहीं, उसमें कहानी कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाएगी। तो इसलिए इस फॉर्मूले से ही निकलेगा। तो नीचे देखो, इसी फॉर्मूले में अब मैं इसमें निकालने वाला हूँ HID। ठीक है, IHD होता है, HID बोल रहा हूँ मैं उसे। ठीक है, IHD। तो देखिए इसमें क्या करूं, कार्बन कितने? 3। तो 3 3 + 1। फोर हो जाएंगे। और यस हाइड्रोजन सर, कितने हैं? माइनस में हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है 6 है। ना, 6/2। तो IHD कितना निकलेगा भाई? 4 में से 1 3 गए, एक माइनस हाँ प्लस होगा ना, प्लस +1। वन लिख लो। +1 आएगा, -1 क्यों आएगा यार? जागो ग्राहक जागो, मैथ के स्टूडेंट हो सारे के सारे, सो रहे हो सब? ठीक है, +1 आएगा। ज्यादा माइनस पढ़ लिया मेरे को लग रहा है, इसलिए माइनस याद आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें एक अनसैचुरेशन हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें है भी। या फिर क्या हो सकता है? अब एक का मतलब ये नहीं कि एक डबल बॉन्ड, इसका मतलब है कि 1 डबल बॉन्ड, 1 DOUBLE डबल बॉन्ड, और 1 रिंग। ट्रिपल बॉन्ड। यस, ट्रिपल बॉन्ड कैसे हो जाएगा यार? एक ट्रिपल होएगा तो 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, एक तो सिंगल होते हैं, 2 डबल और बढ़ जाते हैं ट्रिपल में, है ना? क्लियर है? यस सर। या तो एक Yes, रिंग sir. होगा या एक डबल बॉन्ड होगा। दोनों डायग्राम आपकी स्क्रीन के सामने मैंने बना रखे हैं, तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि HID क्या, IHD क्या काम करता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब दूसरे वाला एग्जांपल लेते हैं। अभी इस फॉर्मूले वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें सब कुछ आना चाहिए। हाइड्रोजन और कार्बन तो होंगे ही होंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई दिक्कत नहीं। एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, 2 लगा देंगे चलो, एक नाइट्रोजन लगा देते हैं, एक ऑक्सीजन लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, ऑक्सीजन sir. नहीं लगाएंगे, खैर ऑक्सीजन हमने इस फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं लगाने वाले। तो देखो भाई जरा निकालते हैं हम। मैं कार्बन की एक चेन बना रहा हूं, उसके बाद में यहां पर एक नाइट्रोजन लगा रहा हूं, हैलोजन 2 हैलोजन लगा देता हूं, क्लोरीन लगा दिया मैंने 2। ठीक है, और नाइट्रोजन हो गया। अब मैं नाइट्रोजन भी एक और बढ़ा देता हूँ, चलो यहाँ नाइट्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, अब बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। ये क्या आएगा? CH3। क्लियर है? इसके 3 पूरे हो रहे हैं, एक ही H लगेगा। इसके साथ 2 पूरे हो रहे हैं, H2 लगेगा। इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, इसके साथ H2 लगेगा। इसके साथ 2 पूरे हो रहे हैं, इसके तो 2 H लगेंगे, इसके साथ H2 लगेगा। NH2, यस और नोट? ठीक है, क्लियर है? यस बेटा, आपके सामने फॉर्मूला यस सर, बन रहा है, क्लियर है। आप बना सकते हो, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है। यस ठीक है, अब देखो इसमें हम कार्बन काउंट करते हैं। कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है अभी? 1 2 3 4 5 6, 6 ही हैं, 6 ही हैं। काउंट कर लेना, मुझसे Sir, गलती one. हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 14, 14 हाइड्रोजन है। क्लियर है? उसके बाद में क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 नाइट्रोजन। ठीक है भाई, फॉर्मूला ठीक बनाया? कुछ गड़बड़ हो चेक कर सकते हो, प्लस माइनस की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। क्या करूं? 6 + 1। ठीक है, 6 + 1 माइनस क्या होगा? H कितने हैं? 14 है। 14 यस सर। प्लस में हैलोजन है 2, माइनस में नाइट्रोजन है 2, डिवाइड में आएगा 2। बताओ कितना आएगा? 7 आ गया। 7 माइनस सर इसमें तो 14 और जीरो 2, आएगा 16 में से फाइनल। 2 गए, तो ये 7 आ गया। कितना आ गया? 0। यस यस सर। तो Yes, क्या sir. इसमें आपको कहीं अनसैचुरेशन या रिंग दिखाई दे रही है?
नो सर। नहीं दिखाई दे रही। और ये क्या बता रहा है, फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आपको ऐसा फॉर्मूला मैं दे दूं, अब बताओ ऐसा फॉर्मूला अगर मैं दे दूं, आपको सपने में भी समझ में नहीं आएगा कि अमाइन 2 लगे हुए हैं, नहीं आएगा ना। यस, समझ में आ रही बात। यस सर। तो इसलिए इस फॉर्मूले को ऐसे यूज किया जाता है। तो अगर मैं अब इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, क्या चेंज करें देखो इसको चेंज कर रहा हूं, सिर्फ लास्ट वाले पार्ट को चेंज कर रहा हूं। यही करूं या अलग मॉलिक्यूल बनाऊं, बताओ। चलो अलग बना देते हैं यार, है ना। सर अलग बनाओ। अलग बना रहे हैं, ठीक है। तो अलग मॉलिक्यूल बनाता हूं, अलग कलर से बनाते हैं। देखो CH3, बाकी सब कुछ सेम लूंगा, सब कुछ सेम लेने वाला हूं। CH है, यहाँ पर था NH2, बिल्कुल NH2 लेंगे। यहाँ पर है CH2, फिर कार्बन है, इसके साथ यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, और CH2 है, और दो एक और CH2 है। सब कुछ मैंने सेम लिया है, सिर्फ लास्ट में गड़बड़ कर रहा हूँ। नहीं, ये CH2 नहीं करूंगा, ठीक है। लास्ट वाला जो कार्बन नाइट्रोजन ना, इसके बीच में मैं ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ। अब देखो जरा, ये कार्बन इसके साथ नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन को कोई भी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, इस कार्बन को भी नहीं, क्योंकि 3 और 1 4 इसके पूरे हो रहे हैं। क्लियर है। यस सर। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 2 हाइड्रोजन ये उड़ गए, 2 हाइड्रोजन ये उड़ गए, 4 हाइड्रोजन उड़ा दिए हैं मैंने, और कुछ नहीं किया है। क्लियर है ये बात सबको। तो मैं फॉर्मूला सेम लिख सकता हूं कि नहीं, मैं लिख सकता हूं C6 सही है। यस कार्बन 4 उड़ाए हैं, H10 लिख सकता हूं। यस सर, क्लोरीन H10 हो 2, जाएगा, नाइट्रोजन Cl2 2, ठीक N2। है। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम हमारे फॉर्मूले में डालेंगे और इसे अप्लाई करके इसका आंसर निकालने वाले हैं कि इसमें IHD या अनसैचुरेशन DU कितने हैं, है ना, डेफिशिएंसी, ठीक है, जो भी है। कितना आएगा, 6 है, तो 6 + 1 ये तो सेम आने वाला है, ठीक है। माइनस में क्या आएगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, 10 में से कितना होगा भाई, और हाइड्रोजन के साथ फॉर्मूले में x कितने, हैलोजन कितने हैं, 2 है, +2। दो। यस नाइट्रोजन सर। कितने हैं, 2 है, घट जाएंगे, 2। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 2। तो बताओ जरा अब आंसर क्या आएगा, ये आ गया 7, 7 में से माइनस कितना हो रहा है, 10 और 5। 2 आएगा आंसर सर टोटल। आंसर आ गया 2। तो 2 अनसैचुरेशन है इसमें, यानी कि 2 डबल बॉन्ड है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इस अनसैचुरेशन का मतलब पता क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 ट्रिपल बॉन्ड। यस, हो सकता है यस सर। यस सर। यस 1 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर एक और कर सकता हूं मैं, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। यस, कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड एक रिंग, तब भी तो 2 बनेगा टोटल। या फिर 2 रिंग, यस सर। या फिर 2 रिंग बना सकते हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड तो एक ही बनेगा, क्योंकि और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो इतनी सारी संभावनाएं, ये मत सोचना कि आपको पता है तो एक ट्रिपल बॉन्ड है तो डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड ही लगा दोगे। ये इतनी सारी संभावनाएं हैं इस मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला कहाँ यूज यस होता है, सर। कैसे यूज होता है, पता लग गया होगा। तो इससे हम अनसैचुरेशन या ऐसी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि आपने निकाल लिया तो सिर्फ वो डबल बॉन्ड निकालेगा, वो ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बता सकता है। एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड लिखा ना मैंने, एक गलत लिख दिया यार ना, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ एक डबल बॉन्ड, यस बेटा, क्लियर है ना, 1 डबल और 1 रिंग, ठीक है, या फिर एक रिंग, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये होता है HID, सबको क्लियर है। IHD यार, सॉरी HID नहीं है ये, IHD, ठीक है। IHD या DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में। नेक्स्ट, यहां मैंने वो एग्जांपल साफ साफ अच्छे अच्छे लिख रखे हैं, दिखा रखे हैं, ठीक है। क्या होगा, 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, रिंग हो सकती है, जो भी है, जैसे भी फॉर्मूले हैं। जैसे यहाँ देखिए नाइट्रोजन के लिए मैंने सिंपल वाला एग्जांपल लिया, वहां पर नाइट्रोजन के लिए वो ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल भी लिया था। क्लियर है बेटा सबको। यस सर। तो ये एग्जांपल तो हम कर चुके हैं यार, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मुझे ये एग्जांपल यहाँ पर लिखे रहने दूं या फिर रब कर दूं, बताओ, पिछले वाली स्लाइड में रहने दूं, छोड़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल दिया है मैंने, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को कैसे IHD देखते हैं इसमें। तो देखो भाई, IHD के लिए C1H4 कितना आ गया, 2 आ गया, 2,
तो 4 हाइड्रोजन कम है। 2 का मतलब होगा, 1 का मतलब है 2 हाइड्रोजन कम है, ये भी चीज याद रखना। तो 2 का मतलब 4 हाइड्रोजन कम है, तो 4 हाइड्रोजन कम है तो एक रिंग हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से आप समझ लेना कि रिंग, डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, या 2 रिंग, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा। यहाँ अगर इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख दूं तो 2 डबल बॉन्ड, बिल्कुल 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड भी हो सकता है। इसी को एक रिंग कर दूं और एक डबल बॉन्ड भी है, देखो इसमें रिंग भी है और डबल बॉन्ड भी है ना। तो ये इसके आइसोमर बन रहे हैं असलियत में। समझ में आ रही है सबको? यस Yes, sir. फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, इसका मतलब आइसोमर बन रहे हैं। फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग, दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमर कर लिया क्या आप लोगों ने, मुझे ये बताओ, आइसोमर हो गया? किसी को पता ही नहीं है? Yes, sir. हो गया. हो गया, ठीक है, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर वो जो भी है। तो भाई ये था IHD के बारे में। अब बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द मेसोमेरिक इफेक्ट, द डिफरेंस इन द मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट असलियत में रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है, बट डायरेक्शनल रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। डायरेक्शनल रेजोनेंस को, इसका मतलब हमने रेजोनेंस किया था, याद कीजिए, ये रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड इधर चला गया फिर इधर चला गया, ठीक है, ये बन गया नेगेटिव पॉजिटिव। अब दूसरा देखिए, इसी सेम मॉलिक्यूल लिया मैंने, ये वाला डबल बॉन्ड इधर लेके आने की बजाय मैं इधर वाले डबल बॉन्ड को इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं, कर सकता हूं? पॉसिबल है, यस और नॉट? Yes. Yes, sir. ये दोनों डायरेक्शन से शुरू हो सकता है, दैट इज ट्रू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस है, ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये रेजोनेंस का है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से शुरू हो सकता है। दिस वन इज रेजोनेंस। तो मेसोमेरिक क्या होगा, वो एक ही डायरेक्शन से शुरू होगा। कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। मेसोमेरिक इफेक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, कैसे? देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर का काम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन इस कार्बन को दे दे और दूसरे वाला यहां रख ले, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक तो इसी के पास है, एक इसने डोनेट कर दिया तो इसका नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, है ना। लेकिन ये वाला कार्बन क्या करे, अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा तो इसी कार्बन का है, अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दे, तो इसके पास अब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज घूम के उसके पास चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा काम करेगा। समझ में आ गया? ये डबल बॉन्ड मतलब ये वाला बॉन्ड इधर आ गया और ये नेगेटिव इधर चला गया। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या आप इसका उल्टा कर सकते थे, मतलब आप ये कहो कि ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और जिससे ये अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, हवा में तो जाने से रहा, तो इससे तो इस कार्बन पे 2 नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक तो 2 नेगेटिव, एक तो ऑलरेडी नेगेटिव लेके बैठा बेचारा, और दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और इस पे 2 नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, कार्बन पे 2 नेगेटिव चार्ज पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ये रेजोनेंस अगर स्टार्ट होगा तो इस डायरेक्शन में ही स्टार्ट होगा, उसके बाद जब ये चेंज हो जाएगा, अब वापस दूसरी डायरेक्शन में वापस तो जा सकता है, बिल्कुल ही वापस जा सकता है, ऐसे फिर से पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, ये वाली, है ना। लेकिन आप इसे जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसे दूसरी डायरेक्शन से ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया बेटा? एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन से स्टार्ट, Yes, sir. इसको बोलते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो ओनली इन वन डायरेक्शन में रेजोनेंस चलता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं चलता, इसको बोलते हैं हम क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस ही है बट मेसोमेरिक इफेक्ट। और याद रख लेना, मोस्ट ऑफ द टीचर्स फेल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। टीचर्स की बात कर रहा हूं, आप लोग तो स्टूडेंट हैं तो आप लोग तो पक्का फेल होंगे, है ना, बट अब आप लोगों को पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो भाई ओनली इन वन डायरेक्शन जो चलेगा उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ बेंजीन रिंग वाला देखिए, ये हमने किया था, बेंजीन रिंग वाला मैंने आपको अच्छे से बताया था, याद है? तो बेंजीन रिंग में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, डेफिनेटली इधर आ सकता है डबल बॉन्ड। अब क्या आप उल्टा कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग का यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन को मिल जाए, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आ जाएगा? ये नहीं हो सकता। यानी स्टार्ट तो यहीं से होगा जहां नेगेटिव चार्ज है, और ये एक ही डायरेक्शन से यहां से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आएगा। वरना बेंजीन उल्टा भी करती है, बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप बैठा हो तो, जैसे कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मान लो नेगेटिव बैठा है और ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो देखो क्या होगा, डेफिनेटली अब ये भी हालांकि डायरेक्शनल है, बट यहाँ बेंजीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है,
सॉरी डोनेट कर रही है इस कार्बन को, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ये कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये वाला रेजोनेंस कहां जा रहा है, बेंजीन से दूसरी तरफ, ये बॉन्ड इधर नहीं आ सकता, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, इसको भी छोड़ के पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये भी वन डायरेक्शन ही है, बट ये उल्टी डायरेक्शन, ये इस तरफ चलेगा और वो नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ बेंजीन रिंग को इसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और दोनों डायरेक्शनल है, ये एक ही डायरेक्शन से शुरू होते हैं, दूसरी डायरेक्शन से शुरू नहीं किए जा सकते। यस, क्लियर है, सबको समझ में आ गया मेसोमेरिक इफेक्ट? हाँ बेटा, Yes, sir. ठीक है। अब याद रखिएगा, जनरल टर्म्स में हम हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट दोनों को एक ही काउंट करते हैं, दोनों को सेम ही लिखते हैं, बट ये थोड़ा सा डीप मीनिंग है कि मेसोमेरिक इफेक्ट डायरेक्शनल होता है, बस बात खत्म, लेकिन होता वही है, सब कुछ वही होगा, इलेक्ट्रॉन वैसे रोटेट करेंगे, रेजोनेंस जैसे ही होगा, सब रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनेगा, सब बनेगा, सब वही होगा, ठीक है, लेकिन बस नाम बदल दिया। तो जनरली हम इन टर्म्स को सेम टू सेम काउंट करते हैं। अब बात आती है भाई एक नए वाले टॉपिक की, तो आपको डायरेक्शनल रेजोनेंस समझ में आ गया होगा, दैट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। अब नए वाले टॉपिक की बात करते हैं, SIR, सर, इट्स यू कैन कॉल इट सर, सर बोले तो स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, पहले तो मुझे स्टेरिक इफेक्ट पता है सबको, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, किसको पता है स्टेरिक इफेक्ट? एनीवन नोज स्टेरिक इफेक्ट? नहीं पता? No. नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। और ये देखना, ये ऑर्थो पैरा मेटा, ये भाई क्या लिखा है मैंने, जानते हैं ये बेंजीन रिंग थी, ठीक है, कभी इसके भी दिन थे, इट वाज बेंजीन रिंग, बट यू कांट सी इट अभी आपको ये दिखाई देगी, दिख रही है सबको? Yes. Yes, sir. ये बेंजीन रिंग थी, व्हाइट कलर के मार्कर से बनाई थी, व्हाइट कलर इस पे दिखता नहीं है। तो बेंजीन रिंग में तीन पोजीशनें होती हैं, ऑर्थो, दो ऑर्थो होती हैं, दो मेटा होती हैं, और एक पैरा होती है। कैसे बोलते हैं इसको, अगर यहाँ कोई ग्रुप लगा है, कोई भी ग्रुप, ठीक है जी, इस ग्रुप के अगेंस्ट बेंजीन रिंग के अंदर इस ग्रुप से पहली पोजीशन जो होती है ऑर्थो होती है, तो पहली तो लेफ्ट में चलेंगे, वो भी पहली है, राइट में चलना शुरू करते हैं, वो भी पहली है, दोनों पहली है, दो पहली पोजीशंस होती हैं बेंजीन रिंग में, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। यस गाइस, क्लियर है सबको? Yes, sir. फिर उसके बाद जो दूसरी पोजीशन होती है, एक्चुअल में वो पहली नहीं है, वैसे तो उसको काउंट करेंगे ना, ग्रुप वाली पोजीशन को 1 काउंट करते हैं, तो ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन दोनों ऑर्थो होती है, ये थर्ड पोजीशन दोनों की दोनों मेटा होती है, इधर से चलोगे इधर से थर्ड, इधर से चलोगे इधर, और जो फोर्थ पोजीशन है वो तो दो, इधर से चलोगे तो भी ये फोर्थ है, इधर से चलोगे तो भी फोर्थ है, फोर्थ पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। यस, क्लियर है? तो बेंजीन रिंग में एक पैरा होता है, दो ऑर्थो दो मेटा, ऐसे होती हैं बेंजीन रिंग की पोजीशंस। अब यहां ध्यान देना, ऑर्थो मेटा पैरा के अंदर इसको हम OMP से याद कर सकते हो, ओ मध्य प्रदेश, ओ मध्य प्रदेश ऐसे याद कर सकते हैं, या ओम पी याद कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे याद कर लो। स्टार्टिंग है, क्योंकि बच्चों को शुरू में ना याद नहीं रहता कि ऑर्थो पोजीशन है, मेटा है, पैरा, तो इसलिए मैं जनरली बताता हूँ कि OMP से आप इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, पहली पोजीशन ऑर्थो, दूसरी मेटा, तीसरी पैरा है, फिर उसके बाद वो डबल मेटा डबल पैरा आएगी, ठीक है, ये होती है बेंजीन रिंग की पोजीशन। तो अगर स्टेरिक इनहिबिशन, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, स्टेरिकली इनहिबिशन क्या होता है, ठीक है, फिर हाइपर कंजुगेशन करेंगे भाई। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, वंडरवाल रेडियस कितने बच्चों को आता है? मैंने जो मुझसे पढ़े हैं इसी साल 11th क्लास में, वंडरवाल रेडियस उनको आना चाहिए। कोई है जो पढ़ा है? अब सारे मुकर जाएंगे कि हम तो पढ़े ही नहीं सर, क्योंकि सर तो पूछ रहे हैं ऐसा। शिखा पढ़ी हुई है बेटा, आता है आपको? बताओ जरा, बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको याद है तो दैट्स द ग्रेट थिंग। मॉलिक्यूल्स पास में होते हैं, उनके न्यूक्लियस से, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अपॉन में 2। सही है, लेकिन इसमें मैंने 4 वर्ड लिखवाए थे, दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद करवाता हूं, ध्यान देना। नॉन मेटल होना चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक। दूसरा, कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, नॉन बॉन्डेड।
नॉन मेटालिक, नॉन बॉन्डेड। तीसरा नियरेस्ट होने चाहिए, नियरेस्ट एटम्स होने चाहिए। और फोर्थ है सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद जो शिखा ने बताया वो सत्य है उसके बाद। ठीक है, अब आइडेंटिकल मैटर नहीं करता। और की बोल रही आइडेंटिकल, आई डोंट अंडरस्टैंड बेटा, क्या कह रहे हो? सर जो वंडरवॉल रेडियस हम देखते हैं उसमें आइडेंटिकल एटम्स मैटर नहीं करते। नहीं 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 नहीं, वो कोई मैटर नहीं। मैं बताता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, तभी मैं फिर डिटेल ही दे रहा हूँ उसकी। ठीक है, वंडरवॉल रेडियस आपको नहीं आता तो इसके बिना ना आपको स्टेरिक हिंड्रेंस समझ में नहीं आएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड को डिफाइन करने के लिए वंडरवॉल रेडियस का आना बहुत जरूरी है। देखो, मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है, तो मेटालिक बॉन्ड में तो मेटालिक रेडियस होगी। यस, क्लियर है? हाँ भाई, हाँ बरो, बताओ मुझे, ये तो समझ यस गए। सर। तो मेटालिक तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने लिखा नॉन मेटल होना चाहिए, क्योंकि अगर मेटल हुआ तो मेटल में तो मेटालिक बॉन्ड होता है, तो मेटालिक बॉन्ड है तो मेटालिक रेडियस होगी, तो वो वंडरवॉल रेडियस हो ही नहीं सकती। मेटालिक रेडियस को वंडरवॉल कैसे कह दोगे? नॉन मेटालिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नॉन बॉन्डेड होना चाहिए। बॉन्डर लिख रखा मैंने, बॉन्डेड आएगा। ठीक है, नॉन बॉन्डेड। ठीक है, नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड होना चाहिए। अब नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या है? अगर किसी में, किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड है, मेटल नहीं है वो और बॉन्ड है उनके बीच में, तो वो तो कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। यस, यस सर। उसका रेडियस निकालोगे तो वो तो कोवेलेंट रेडियस या आयनिक रेडियस आएगा। तो यानी बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए उन एटम्स के बीच में। ठीक है, वरना बॉन्ड हो गया केमिकल या क्या बोलते हैं, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट या फिर आयनिक बॉन्ड होगा। तीन ही तो बॉन्ड होते हैं, चौथा होता है मेटालिक बॉन्ड। तो मेटल तो हमने पहले ही मना कर दिया। तो नॉन बॉन्डेड होगा तो बाकी के बॉन्ड भी नहीं होने चाहिए, आयनिक भी नहीं होना चाहिए, कोवेलेंट भी नहीं होना चाहिए, वाले बॉन्ड ना हो। तो बॉन्ड कब नहीं हो सकते? जब एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए। उनमें मान लो एक मॉलिक्यूल में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरे मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल के ये वाले जो एटम्स है ना, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। ये समझ में आ रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल तो लेना पड़ेगा ऐसा कोई ना कोई। तो इन दोनों एटम्स में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, कोई बॉन्ड नहीं होगा। नियरेस्ट एटम होना चाहिए, सबसे नजदीक होने चाहिए। मतलब नीचे लिखा है सॉलिड, सॉलिड होना चाहिए। अब गैस में अगर आप कहो कि एक एटम तो यहाँ है, दूसरा एटम मून पे है, जी निकालो वंडरवॉल रेडियस, वो तो गलत हो गया, क्योंकि गैस का एटम तो कहीं भी जा सकता है। आज वो यहाँ है, कहीं कल कहीं और चला जाए। हमारा कोई चंद्रयान जाएगा और उसको ले जाएगा उस मॉलिक्यूल को। आप कहोगे सर मुझे तो उस वाले मॉलिक्यूल और इस वाले मॉलिक्यूल के बीच में रेडियस निकालनी है, तो वो तो इम्पॉसिबल हो गया। इसीलिए, और कहोगे ये तो नियरेस्ट है ना सर, ये दोनों तो बहुत पास हैं, क्योंकि यही दो बचे मॉलिक्यूल, तो इसलिए सॉलिड होना चाहिए ताकि नियरेस्ट वाले हों। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको बेटर और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये रहा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। ठीक है, एक दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ध्यान देना। दूसरा क्लोरीन कहाँ बनाऊं मैं, यहीं बना देता हूँ। ठीक है, एक दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यस और नॉट? यस सर। कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट रेडियस होगी इनकी, तो इनकी रेडियस तो कोवेलेंट है। मुझे तो वंडरवॉल चाहिए, तो मैंने बोला नॉन मेटल होना चाहिए, तो मेटल तो नहीं है क्लोरीन। नॉन बॉन्डेड होना चाहिए, क्लोरीन तो क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, बिल्कुल है, लेकिन मैंने बोला नियरेस्ट एटम होने चाहिए। तो देखो नॉन बॉन्डेड, ये वाला क्लोरीन इस क्लोरीन के साथ बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, अब ये क्लोरीन अगर चलते चलते उड़ गया हवा में, ये तो गैस होती है, तो ये यहाँ चला गया तो कहानी खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला नियरेस्ट एटम तो हो, तो आपको ये सर ये दोनों नियरेस्ट है, बट क्योंकि अगर वो सॉलिड नहीं हुआ तो नियरेस्ट वाले दूर भाग जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो इसलिए सॉलिड होना चाहिए। तो मान लो कि क्लोरीन गैस आपके पास एक बर्तन में है, उस बर्तन के अंदर सॉलिड क्लोरीन है, गैस नहीं है, सॉलिड है, और उस सॉलिड क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो एटम्स हैं, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इन दोनों के सेंटर का जो कि आपस में नियरेस्ट एटम है। आप अगर एक और तीसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जो इन दोनों से बहुत दूर बैठा है, आप इन दोनों को नहीं लोगे, क्योंकि है तो ये भी सॉलिड, तो सॉलिड में तो सारे क्लोरीन, मान लो इसको तो छोड़ ही दो, चलो इसको छोड़ो, हम बात करें कि अगर आप ये कहो सर इसका और इसका ले लेता हूं, ये नियरेस्ट नहीं है। समझ गए ना बेटा? तो नियरेस्ट एटम होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ये सॉलिड भी है, नियरेस्ट एटम भी है, नॉन बॉन्डेड होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन में, बट दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो नॉन बॉन्डेड
ये दोनों एटम नॉन बॉन्डेड हैं। क्लियर है? Yes, sir. और Yes, नॉन sir. मेटालिक ऑब्वियस है, क्लोरीन इज नॉट ए मेटल। तो इस तरह से हमने सारी कंडीशन पूरी कर दी। तो इनके नियरेस्ट एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होता है, ठीक है, ये सॉलिड है, याद रख लेना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होता है, तो अगर मैं इसको हाफ ऐसे करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड वंडरवाल रेडियस। इट इज कॉल्ड वंडरवाल रेडियस। क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. ये वंडरवाल रेडियस है। अब एक बात बताओ, मैंने इसको सॉलिड बना रखा है, ठीक है, आपके सामने सॉलिड है क्लोरीन। क्या इस सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, इन्हें दबाया नहीं जा सकता है ना? क्या इससे ज्यादा ये दोनों एटम पास आ सकते हैं? मॉलिक्यूल ही लगा लो, 2 मॉलिक्यूल हैं, क्या इससे ज्यादा पास लेके आ सकता हूँ? नहीं लेके आ सकता। क्यों? क्योंकि सॉलिड बनने में जितना पास आ सकते थे मैक्सिमम ये पास आ गए, अब इससे ज्यादा पास ये नहीं आएंगे। ये बात समझ में आ गई? तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के और पास नहीं आ सकते, और इनके जो नियरेस्ट एटम है, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एटम भी इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते। तो जितना पास इन्हें आना था इतना पास ये आ गए, इससे ज्यादा पास ये नहीं आने वाले। तो इनका नियरेस्ट एटम्स का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का जो हाफ डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं वंडरवाल रेडियस। और ये मेटल नहीं होना चाहिए और इन एटम्स के बीच में बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए, वरना कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। क्लोरीन क्लोरीन के 2 एटम्स दूसरे भी हैं जिनमें बॉन्ड है, वो तो कोवेलेंट रेडियस है। लेकिन वंडरवाल रेडियस, जब उस मोलिक्यूलर क्लोरीन गैस को हम सॉलिड बनाते हैं तो सॉलिड बनने में जितना मॉलिक्यूल उनके पास आ सकते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स में रहने वाले जो एटम्स हैं, उन एटम्स में जो सबसे नजदीक 2 मॉलिक्यूल्स के, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के सबसे नजदीक एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो होता है वो होता है वंडरवाल रेडियस। और ये इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते, हमें पता है, क्योंकि सॉलिड बन चुका है, अब ये इनकंप्रेसिबल है। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई? वंडरवाल रेडियस क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो मान के चलो, अब जरा ध्यान देना, अब आपको समझ में आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। मान लो यहां पर ये CH3 है, ये बेंजीन रिंग के साथ ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है। Yes, sir. अगर ये CH3 का मॉलिक्यूल यहाँ NH2 है, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ बना के आपको दिखा देता हूँ जनरल, ठीक है, ये CH3 ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर NH2 बना दिया कि एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ। अब मान लो इस H और इस H का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और इसका जो हाफ है, अगर हाइड्रोजन गैस सॉलिड होती, अब ध्यान देना मेरी बात पे, अगर हाइड्रोजन गैस सॉलिड होती, कोवेलेंट बॉन्ड होता हाइड्रोजन में, तो उनके 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स, जैसे क्लोरीन के 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, उनके जो नियरेस्ट एटम्स हैं, उनका जो सॉलिड फॉर्म में जो डिस्टेंस होगा वो वंडरवाल रेडियस होगा। अब उस हाइड्रोजन गैस की वंडरवाल रेडियस से क्या ये वाला डिस्टेंस कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। No, sir. उसको सॉलिड बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा उसको कंप्रेस कर देंगे, उससे ज्यादा कंप्रेस हो ही नहीं सकता। तो फिर ये वाला डिस्टेंस, ये तो मॉलिक्यूल के बीच में ही 2 मॉलिक्यूल अलग अलग है ना, तो ये तो सॉलिड वाले डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे तो ये रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स, अगर इनका वंडरवाल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इनका वंडरवाल डिस्टेंस है, वंडरवाल रेडियस वाला, ये डिस्टेंस अगर इस वंडरवाल रेडियस डिस्टेंस से कम हो, अगर ये कम हो, तो क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, हो ही नहीं सकता पहली बात कम, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर कर देंगे। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। भीड़ भाड़, इतनी भीड़ हो गई कि अगर ये और ज्यादा पास आए तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि ये Repulsion. पास, हाँ, ये पास आ ही नहीं सकते भाई, क्योंकि भीड़ इतनी हो चुकी है कि उनकी वंडरवाल रेडियस जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, अगर वो सॉलिड होते तो उस रेडियस से तो आप इसकी रेडियस, इन दोनों को उस रेडियस से ज्यादा तो पास लेके ही नहीं आ सकते। अगर पास नहीं ला सकते और आप धक्का कर रहे हो कि आजा भाई, तो फिर ये रिपेल करेगा। या फिर क्या करूं, अब जरा ध्यान देना इस बात पे कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मान लो कि इन दोनों भाई साहब के बीच में तो डिस्टेंस ठीक है, बट मैं यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल भेज रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल भेज रहा हूं, कुछ भी, एक और H पॉजिटिव आयन भेज दिया। अब ये जब H पॉजिटिव आयन यहां आ रहा है, तो ये यहां बीच में भी, अगर मिडिल में भी आए, बिल्कुल मिडिल में आ गया इन दोनों के, तो इन दोनों का डिस्टेंस तो भाई पहले वाले डिस्टेंस से तो हाफ हो गया। यस और नोट? हो गया? Yes, समझ में आया sir. बेटा? Yes. अब अगर ये हाफ हो गया, अब मैं इस हाफ का भी हाफ निकालूं,
तो यहाँ पर ये वंडरवाल रेडियस से कम हो गया, तो हो सकता है ना बाहर से कोई एटम आ रहा है, ये वाले तो बेचारे ठीक बैठे थे, बाहर से कोई एटम आया वो इनके बीच से गुजरेगा, तो बीच, क्योंकि उधर वाला भी रिपेल करेगा इधर वाला भी, तो बीच में से गुजरेगा, वही उसके लिए सेफ जगह है। तो बीच से गुजरने के बावजूद उस बीच के डिस्टेंस का हाफ भी जब मैं करता हूँ तो वो वंडरवाल रेडियस से भी कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों उसको अपने पास नहीं आने देंगे, कहेंगे भाई इतना पास तो हम सॉलिड फॉर्म में भी नहीं आते, ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये इसे रिपेल करेंगे। यस और नॉट? यस सर। Yes, इसका sir. मतलब ये बाहर वाले एटम को, खुद तो ये दूर रहेंगे ही रहेंगे वरना मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और बाहर वाले को भी नहीं आने देंगे। दोनों बातें याद रख लेना। और इसी को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन। रेजोनेंस नहीं, ये स्टेरिक इनहिबिशन है, मतलब स्टेरिक जिसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब रुकावट। स्टेरिक एक दूसरे को ज्यादा पास ना आने के लिए जो रुकावट क्रिएट करते हैं, भीड़ भाड़ जिसे बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। हिंड्रेंस छुपा लेना, दूर कर देना। क्लियर है? यस ये सर। वर्ड सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के बाद में, अब हम पढ़ सकते हैं स्टेरिक इनहिबिशन। स्टेरिक इनहिबिशन और स्टेरिक हिंड्रेंस एक ही बात है, और उस टाइम पर कोई रेजोनेंस हो तो उस रेजोनेंस को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, दैट इज कॉल्ड SIR। तो देखो भाई SIR में रेजोनेंस किसका ज्यादा चलता है? ठीक है, SIR के अंदर स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। तो यहां देखो CH3 है, NH2 है, CH3 है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अगर रेजोनेंस में चलाना चाहूं कि मान लो कि ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे डोनेट करना चाहे, ठीक है, तो लोन पेयर डोनेट करते टाइम इनका ये जो आपस में भीड़ भाड़ है ये इफेक्ट करेगी, यस और नॉट? Yes, sir. करेगी, प्लस हाइड्रोजन भी इफेक्ट करेंगे। बट अगर मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 जोड़ दिया, अब बताओ ये CH3, यहाँ पहले एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन थे, अब ये इस लोन पेयर को ये टेढ़ा कर देगा मॉलिक्यूल, ये दोनों और पास आ गए अब, क्योंकि ये CH3 इसको टेढ़ा करेगा। यहाँ से ये वाला CH3, देखो ये वाला CH3 इस CH3 को धक्का मारेगा, स्टेरिक इनहिबिशन देगा, जिसकी वजह से ये इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे जोड़ देगा। मैंने जोड़ा सीधा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये H और ये पास आएंगे, तो इस लोन पेयर को यहाँ डोनेट करने का मौका कम हो जाएगा। अब मैंने दोनों तरफ CH3 जोड़ दिए, देखो ये पास आ गए, तो ये लोन पेयर डोनेट हो सकता है बेंजीन रिंग को, अब और मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर ये हाईएस्ट दिखा रखा है, इसका मतलब स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। तो स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हो जाता है। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एक्चुअल में रेजोनेंस इनहिबिट हो गया, रेजोनेंस रुक गया, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, यानी ये नाइट्रोजन बेंजीन को लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, बेंजीन को नहीं करेगा, तो बेंजीन रिंग खुद का रेजोनेंस तो चलाती रहेगी, ये डबल बॉन्ड तो घूमता रहेगा अंदर, बट बेंजीन रिंग बाहर से कोई रेजोनेंस नहीं होने देगी। समझ में आया? यस सर। बाहर वाला रेजोनेंस रुक गया क्योंकि स्टेरिकली इनहिबिशन, स्टेरिकली हिंड्रेंस क्रिएट हुई, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा पास आ गए तो उसने लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी खत्म कर दी। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा, नाइट्रोजन के पास H है छोटा मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के पास CH3 आया, एक मॉलिक्यूल बड़ा हो गया, थोड़ा सा रेजोनेंस में रुकावट आई, ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा और रुकावट आई, हालांकि कभी कभी वो घूमेगा, बट स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से वो कम घूमेगा। दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ द SIR एंड यू शुड हैव टू लर्न दिस क्लियरली, और ये एरो भी याद रखना है। समझ में आ गया बेटा सबको? सर एक बार सर समझा दो स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। देखो स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस सीधा याद करवाना, वंडरवाल रेडियस अगर आपको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आती है तो बस ये चार वर्ड याद रख के सीधा याद कर सकते हैं। स्टेरिक इनहिबिशन का मतलब है कि रेजोनेंस, इनहिबिशन का मतलब रोकना, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक रुकावट की वजह से आपस में भीड़ ज्यादा हो गई तो रेजोनेंस चलने नहीं दिया जा रहा। क्यों? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है बेंजीन को, ठीक है, नाइट्रोजन के, अब बेंजीन के दोनों तरफ CH3 लगा दिया मैंने, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ भी CH3 लगा दिया, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ एक और CH3 लगा दिया, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसको भीड़ ज्यादा मिल रही है और ये लोग इस लोन पेयर को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए यहीं रह जाएगा, यहीं रहेगा, बेंजीन को डोनेट नहीं होगा, बेंजीन को नहीं डोनेट होगा तो रेजोनेंस तो चलेगा नहीं। ग्रुप अगर डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव रेजोनेंस होता है, पॉजिटिव आर, अगर ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है बेंजीन से तो नेगेटिव आर होता है। तो ना नेगेटिव तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये डोनेट करना चाहेगा, एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, तो डेफिनेट सी बात है कि ये पॉजिटिव वाला रेजोनेंस रुक गया, रुकावट आ गई पॉजिटिव वाले रेजोनेंस में, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इनहिबिट हो गया रेजोनेंस, रेजोनेंस रुक गया। समझ में आया? इनहिबिशन का मतलब रुकना होता है।
क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, तो सीधी सी बात, मैं इसको सीधी लाइन में भी समझा सकता था कि भीड़ की वजह से भाई रेजोनेंस, रुकावट आ गई रेजोनेंस में, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। बट मैं चाहता था कि आपको वंडरवाल रेडियस पता लगे ताकि स्टेरिक इनहिबिशन का मतलब समझ में आए। एक्चुअल मतलब तो यही होता है, ठीक है। और ये मैंने वंडरवाल रेडियस में, जब आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस समझाया था तब भी मैंने बताया था, ठीक है। बट इट्स ओके, नहीं याद है तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसे याद करना बेटा, देखो छोटी छोटी बहुत सारी डेफिनेशन हो जाती हैं और वही आप याद नहीं करते हो, इसलिए वो बढ़ जाती हैं, उनकी बीमारियां बढ़ जाती है। अब आगे देखो भी, हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं। व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? बैकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। बैकर-नाथन पर्सन का नाम है, उस इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज दैट? सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होता रेजोनेंस ही है, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। पहले हमने क्या किया था, पाई बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं, लोन पेयर रोटेट हो रहा है, फ्री रेडिकल रोटेट हो रहा है, फ्री रेडिकल की वजह से रेजोनेंस चल रहा है, लोन पेयर की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से। सिग्मा बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस नहीं चलता। सिग्मा बॉन्ड हमने जो सिंगल बॉन्ड होता है उससे रेजोनेंस नहीं चला, लेकिन अब हम सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस चलाएंगे, पाई बॉन्ड के साथ चलाएंगे। पाई बॉन्ड तो हेल्प करेगा, या फिर इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई बार बॉन्ड आपको लगेगा है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो वो दिखाएंगे आपको, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। समझ में आया भाई? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। टिपिकल एग्जांपल है, एग्जांपल आपको बताते हैं, आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना, आपको हाइपर कंजुगेशन याद रहेगा। क्लियर है बेटा? सर कौन Yes, कौन sir. दिखाता है? देखिए, कार्बोकैटायन दिखाता है, फ्री रेडिकल भी दिखाता है, एल्कीन डबल बॉन्ड भी दिखाते हैं। अब आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड तो वहां भी रेजोनेंस दिखा रहा था, बिल्कुल, रेजोनेंस एक अलग चीज है। फ्री रेडिकल भी दिखा रहा था वहां, बिल्कुल दिखा रहा था, कार्बोकैटायन भी दिखा रहा था, बिल्कुल दिखा रहा था, लेकिन उसमें पाई बॉन्ड रोटेट हो रहा था या फिर लोन पेयर हो रहे थे, है ना। कार्बो एनाइन भी ऐसा कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड रोटेट होने वाला, सिंगल बॉन्ड, यानी बीच में नो बॉन्ड बनेगा। कैसे? जब एग्जांपल करोगे तब समझ में आएगा। ये सारी चीजें बस याद रखिए, ये तीनों ऐसा कर सकते हैं और तीनों के एग्जांपल ही हैं ये, तो इनको याद रखिएगा। मोर द अल्फा हाइड्रोजन्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। देखो अब इस हाइपर कंजुगेशन से ये वाली चीज जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द लेसन भी कह सकते हैं आप इसे। हाइपर कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर यूज होता है, और ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए। मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करती है, और यहाँ हम सारे अल्फा हाइड्रोजन ही काउंट करने वाले हैं कि ये कैसे चलता है। चलिए अब आपको वो दिखाते हैं। देखो भाई, अल्फा हाइड्रोजन्स, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो काउंट करते हैं। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है, हमने बोला कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, ये सब वो दिखा सकते हैं, एल्कीन भी दिखा सकते हैं ना। तो देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ यहाँ CH3 लगा है, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ CH3 लगा है। क्लियर है ये बात सबको? मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा? Yes, sir. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमने कर रखी है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने बोला था CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर एक कार्बन के तीनों तरफ CH3 लगे हुए हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये स्टेबल है। अगर एक कार्बन के तीनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है। याद है मैंने बताया था कि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है सबसे ज्यादा। क्यों? Yes, क्योंकि sir. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है। अब वो डोनेटिंग टेंडेंसी कैसे होती है कार्बन की चेन की, वो आपको यहाँ से पता लगेगा। जो CH3 है ना, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ऐसा करता है। तो देखो ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, यहाँ आ गया एक इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो खत्म। तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बन गया हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ गया इधर। क्लियर है? सबको समझ में आया? यस सर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इस कार्बन का पॉजिटिव चला गया, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया। पॉजिटिव कहाँ आया? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिला, और ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का ही था, इसने इसी के पास है, इसका तो कुछ नहीं हुआ। तो यानी इन दोनों हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या कोई बॉन्ड है? नहीं, No, sir. बॉन्ड ही नहीं रहा, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। नो बॉन्ड, बॉन्ड खत्म हो गया और रेजोनेंस ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं। बट पहले हम क्या घुमा रहे थे? पहले पाई बॉन्ड घुमा रहे थे। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड, यहाँ डबल है, एक बॉन्ड इधर घूमेगा, लेकिन अभी सिंगल बॉन्ड ही घूम रहा है, तो बीच में एक कंडीशन बनेगी, दैट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो ये जो नो बॉन्ड रेजोनेंस है ये यहाँ पर ऐसे बनता है। समझ में आया भाई? Yes, sir. अब Yes. देखिए जरा ध्यान से कि इस कार्बन का पॉजिटिव जा चुका, अब हाइड्रोजन में पॉजिटिव आ गया, तो ये हाइड्रोजन क्या करती है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था ना, इस पूरे बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लेगी, पूरे बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेगी। देखो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव,
ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड वैसा का वैसा ही है। तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, अब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव आएगा, इसका बॉन्ड गायब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। हाइपर कंजुगेशन में ये वाले बॉन्ड चलाने आने चाहिए। अब देखो फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड था ना वापस ये वाला हाइड्रोजन वापस ले लेगा, सर्कल पूरा हो गया, एक सर्कल पूरा, कार्बन पे फिर से पॉजिटिव, पहले वाली कंडीशन डिट्टो सेम टू सेम आ गई। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। अब दूसरा सर्कल देखिए जरा, ये भी तो CH3 था ना, तो इसने अपनी बारी पूरी कर दी। अब ये वाला CH3 का H इधर जाएगा, फिर इस H का ये बॉन्ड इधर आएगा, फिर ये बॉन्ड इधर आएगा, और फिर वापस डबल बॉन्ड वापस इधर चला जाएगा, तो ये भी एक सर्कल चलाएगा, फिर ये भी एक सर्कल चलाएगा। इस तरह से 3 हाइड्रोजन का सर्कल, फिर 3 का, फिर 3 का, 9 हाइड्रोजन का सर्कल चलेगा, और 9 के 9 हाइड्रोजन अपना बॉन्ड थोड़ी देर के लिए कार्बन को दे देंगे, थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, थोड़ी देर के लिए वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, जैसा हमने यहाँ देखा इन दोनों के बीच में यहाँ 3 जगह पर डबल बॉन्ड है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड बनेगा, और जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए कार्बन का पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो गया। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू होता है, इसलिए हम बोलते हैं। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा कार्बन की स्टेबिलिटी के चांसेस हैं। बट कौन से हाइड्रोजन? अल्फा बोले तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन ये रहा, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये भी उससे नेक्स्ट है, क्योंकि ये भी तो इसके बिल्कुल साथ में है, ये भी उससे नेक्स्ट है, ये भी तो इसके साथ में है। तो ये 3 अल्फा कार्बन हैं, और हर एक अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसका नाम भी अल्फा हाइड्रोजन ही होगा। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? दैट इज 9। यस, क्लियर है। तो यानी अगर कार्बोकैटायन में अल्फा कार्बन हो और उस पर हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन होना जरूरी है, अल्फा कार्बन हो और उस पर अगर हाइड्रोजन हो, तो कार्बोकैटायन को स्टेबल किया जा सकता है। कैसे? हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतनी ज्यादा हो जाएगी। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे, उतनी ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ जाएगी। यस, क्लियर हो गया बेटा हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? यस सर। ये वाला डायग्राम याद रखिएगा, इसको बना के देखिएगा। अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट करने आपको आने चाहिए, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन ऐसा कर सकता है, बिल्कुल। फ्री रेडिकल भी ऐसा ही करते हैं। वो क्या करते हैं? फ्री रेडिकल ना यही कहानी करेंगे, बस यहाँ पर आप फ्री रेडिकल बना दो। अकेला एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो क्या होगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है, जिससे इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाएगी। नहीं, ये डोनेट नहीं करेगा, ये वाला कार्बन और ये वाला जो फ्री रेडिकल है, इसे ऐसे कह लेना, ये दोनों का फ्री रेडिकल यहाँ पर डोनेशन हो गया, और इस हाइड्रोजन के पास एज ए फ्री रेडिकल बैठा रहेगा। फ्री रेडिकल की तरह हाइड्रोजन अकेला, इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। बस जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां फ्री रेडिकल दिखा दो, बाकी सब कुछ सेम दिखाना है। जहां भी पॉजिटिव चार्ज है वहां फ्री रेडिकल दिखा दो, बाकी सब कुछ सेम है। देखो हर जगह मैं बस ये फ्री रेडिकल कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज की जगह, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम जो बॉन्ड बना रहे हैं, देखिए जो बॉन्ड है ये ये फ्री रेडिकल था, ये वाला कार्बन, तो इसका ये रहा इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पहले हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा था, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो फ्री रेडिकल भी सेम टू सेम वैसा ही बिहेव करेगा, बस पॉजिटिव चार्ज की जगह फ्री रेडिकल बन जाएगा। समझ में आया ये? और एल्कीन्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं, उसका एग्जांपल भी देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। तो आपको फ्री रेडिकल से पहले ये वाला डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए, इसको बनाइए, फिर फ्री रेडिकल वाले को भी बना के, ठीक है, दोनों को आपको आ जाएगा आसानी से। यहाँ देखो, अब मैंने अल्फा हाइड्रोजन्स को काउंट करके कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन फिर से शो कर रखी है। CH3 ये देखो दूसरे वाला, अब मैंने पहले ऊपर वाला लिया था ना CH3, अब मैंने दूसरे वाला लिया, ये वाला, ये इस तरफ डोनेट कर रहा है, सेम प्रोसेस वही, ठीक है, और ये फिर से बन गया। क्लियर है बेटा? ये डायग्राम और ये डायग्राम बात एक ही है, बस मैंने CH3 अलग ले लिया। हाँ भाई, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन, फ्री रेडिकल की तो बस पॉजिटिव चार्ज की जगह फ्री रेडिकल लगा दो। एल्कीन में कैसे होती है? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, अब वो गायब है ब्लैक कलर से, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये एल्कीन ही होगा, हाइपर कंजुगेशन ऑफ एल्कीन। बाकी आप ध्यान से देखो, बाकी सारी नॉर्मल कार्बन की चेन है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें होता क्या है, अब जरा ये देखना,
ये हाइड्रोजन, ये डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है, अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है, याद रख लेना, ये अल्फा, ये है अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ वाले जो कार्बन है। इससे नेक्स्ट ये है, इससे नेक्स्ट ये है, अगर यहाँ पर कुछ होता तो ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन है, ये भी अल्फा होता, ठीक है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? यस सर। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये क्या करता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, इस कार्बन पर आ गया, इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में चलेंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का था, तो डेफिनेट सी बात है दूसरे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब ये ध्यान रख लेना, ये दूसरे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होगा यही इसके पास जाएगा, तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। बट ये हाइड्रोजन क्या करती है, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको दे देगी, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सेम वही हाइपर कंजुगेशन में जैसे होता है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर ये वाला इधर आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है? और इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करके रखेंगे। यस, क्लियर है भाई सबको? यस सर। तो ऐसे करके हम हाइपर कंजुगेशन को एल्कीन में भी चला सकते हैं। और ये वाला डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि इसमें नेगेटिव आयन बनेगा, कहीं आप ये घुमा दो, ये डबल बॉन्ड सीधा यहाँ चला गया और ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन गया, जिससे क्या हुआ, अब अगर ये डबल बॉन्ड पूरा इन दोनों की, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे। तो इतनी दूर नहीं भगाना इसे, इसको थोड़ा पास रखना। क्लियर है? यस सर। क्योंकि इतनी दूर भगा भी नहीं सकते इसे, कारण बता देता हूँ क्यों। आपको लगेगा कि पहले तो हम ऐसा कर रहे थे, पहले कुछ और परिस्थितियां थी, ध्यान से देखना उसको। अब अगर इस डबल बॉन्ड को यहाँ बना देते हो, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, 2 ये 5 कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, जो कि पहले 5 नहीं होते थे। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, अगर गलती से भी आपने 5 बना दिए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए इसी कार्बन पर नेगेटिव बनेगा, यही कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, इसी पर नेगेटिव बनेगा, वो डबल बॉन्ड उस तरफ नहीं जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक सर। है। अब फ्री रेडिकल, मैंने बोला था फ्री रेडिकल में पॉजिटिव चार्ज की जगह बस फ्री रेडिकल दिखा दो, इतना ही। तो फ्री रेडिकल आपके पास ये, तो ये जो भी इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन जो होगा अल्फा कार्बन, इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन, और यही पार्टिसिपेट करेंगे हाइपर कंजुगेशन में। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, तो ये एक फ्री रेडिकल है कार्बन के ऊपर। मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करवा दूं, तो इन दोनों का तो बन गया बॉन्ड, लेकिन ये पहले हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बना रहा था, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अकेला कर दिया मैंने। यस, क्लियर है? यस सर। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, जो सिंपल बॉन्ड है, इसमें मैंने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ में पहले बॉन्ड था ये वाला, मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करवा दिया, जिससे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन अकेला फ्री रेडिकल बन गया, बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो देखना जरा ध्यान से, ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन, मैंने हाफ हेड एरो बना रखा है, हाफ हेड एरो। कंप्लीट हेड कौन सा होता है, कंप्लीट हेड एरो ये होता है कंप्लीट हेड, ठीक है, फुल हेडेड एरो, जो रियल वाला एरो ऐसे लगाते हैं, हाफ हेडेड का मतलब हाफ लगाऊंगा, अगर उसको घुमा भी रहा हूँ गोलमोल तो भी हाफ ही लगाऊंगा। तो यहाँ मैं हाफ हेड एरो यूज किया मैंने। ये हाफ हेडेड एरो क्या करता है, अब देखना जरा कि ये हाफ हेडेड एरो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया तो इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। यस, और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन के पास रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यही हुआ, देखो ये हाइड्रोजन का अकेला रह गया, पहले क्या था, पहले, अब ध्यान देना, पहले ये हाइड्रोजन अकेला था, अब ये वाला हाइड्रोजन अकेला है, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इसके साथ यहाँ जाके इसके साथ शेयर हो गया और ये अकेला रह गया। यस, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन ये भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बांट लेंगे, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और ये हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। यस, क्लियर है? तो नेक्स्ट में ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होगा, ये जो हमने डबल बॉन्ड बना दिया था ना फ्री रेडिकल वाला, ये फिर से फ्री रेडिकल बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इस कार्बन का यहाँ आ गया तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, ये पूरा बॉन्ड बन गया इसका, है ना। और अब क्या होगा, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसी कार्बन के पास रहेगा, तो ये इसके पास रहेगा, ये फ्री रेडिकल फिर से बन गया। समझ में आ गया? बस पॉजिटिव चार्ज की जगह फ्री रेडिकल आपको लिखना होता है और कुछ नहीं करना। अगर आप इसे पॉजिटिव चार्ज की तरह बनाओ तो भी बिल्कुल डिट्टो वैसा ही बनेगा। फ्री रेडिकल में थोड़ा सा टेंशन सी हो जाती है, उसको पॉजिटिव चार्ज समझ लो एक बार
और जहां जहां पॉजिटिव लगाया है वहां वहां फ्री रेडिकल लगा दो, बस डिट्टो सेम। क्लियर है? Yes, sir. तो हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल भी बता चुके हैं, एल्कीन में भी बता चुके हैं, और हाइपर कंजुगेशन नॉर्मल भी आपको बता चुके हैं कार्बोकैटायन में, तीन ही जगह पर होती है। तो भाई ये थी हाइपर कंजुगेशन की कहानी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सबसे बकवास इफेक्ट है, याद रखो तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि अपने आप याद रहता है, इसका नाम याद रहना है लेकिन ये याद रहता है। ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको टेम्परेरी इफेक्ट होता है, इससे पहले जितने भी इफेक्ट आए थे सब परमानेंट होते हैं, जब तक मॉलिक्यूल रहेगा तब तक रहेगा, लेकिन ये टेम्परेरी है, मॉलिक्यूल रहे ना रहे लेकिन ये टेम्परेरी होता है। और इसमें मैंने आपको हर जगह बताया, जब ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पॉजिटिव होता है इफेक्ट, जब ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव होता है। हाइपर कंजुगेशन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। हालांकि उसमें भी दिखा सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन बाकी सभी इफेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, मेसोमेरिक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनका पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या कहा था, अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हम ग्रुप हैं, हम डोनेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अगर Positive. हमें मिल रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव है ना, Negative. बुरा है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रोमेरिक और टेम्परेरी है। जैसे किसी से कोई चीज मांगने पर हमें खुशी होती है ना, टेम्परेरी होती है वो, एक्चुअल में तो हमने नेगेटिव वेव्स ली हैं उसकी, लेकिन किसी से कुछ मांगने पर वो टेम्परेरी खुशी हमें होती है। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्योंकि टेम्परेरी होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेना अच्छा है। कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो पॉजिटिव माना जाता है, उल्टा हो गया। क्लियर है ना। Yes. तो देखिए अब इसमें होता क्या है, कोई ई पॉजिटिव आया, यानी इलेक्ट्रोमेरिक पॉजिटिव इफेक्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड हो था, तो डबल बॉन्ड हो हाइड्रोजन ने अपने एक लोन पे एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लिया, जिससे ऑक्सीजन के, और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का शेयर कर लिया, बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे, जिसमें एक तो परमानेंटली हाइड्रोजन के पास चला गया और एक ऑक्सीजन के पास शेयरिंग फॉर्म में हाइड्रोजन के साथ है। तो इस तरह से हाइड्रोजन ने एक्चुअल में तो दो ले लिए, दो हो गए पूरे हाइड्रोजन के, एक शेयर कर लिया, एक परमानेंट ले लिया। तो ये हो गया ऑक्सीजन, हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जब भी होता है एक बॉन्ड छीन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन से छीनेगा, छीन लिया कार्बन से, ऑक्सीजन कार्बन से छीनेगा, तो कार्बन से छीनेगा तो क्या आया, आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर वापस हो गए, नॉर्मल हो गया, तो ये कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है भाई। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप था हाइड्रोजन, H पॉजिटिव, एसिड अटैक करेगा कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जबकि कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया भाई। कार्बन किसको डोनेट कर रहा है, ग्रुप को कर रहा है, तो नेगेटिव होना चाहिए, बट ये टेम्परेरी इफेक्ट है, हमें टेम्परेरीली खुशी मिलती है, हम उसको पॉजिटिव समझते हैं, आजकल यही चल रहा है, लोग पॉजिटिव समझते हैं बाद में फंस जाते हैं, है ना। तो ये कहानी है, समझ में आ गई। और ये टेम्परेरी होता है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन वापस डबल बॉन्ड डोनेट कर देगा, फिर से ये साइड सर्कल आ जाएगा, फिर से ये सर्कल आ जाएगा, मतलब थोड़ी देर बाद में चेंज होता रहता है लगातार, ठीक है। ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, परमानेंट नहीं होता। अब नेगेटिव वाले में क्या होगा, अगर साइनाइड अटैक करे, साइनाइड नेगेटिव कैसे अटैक करेगा, साइनाइड नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड हो इधर जाएगा, जिससे कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव आएगा तो साइनाइड इस कार्बन पे अटैक कर देगा। आप इसको जनरली हम नीचे बीच में से दिखा देते हैं कि यहाँ अटैक करेगा, ये इधर से इधर जा रहा है और पीछे से, आप इसे कहीं भी दिखा सकते हैं, कोई खास बात नहीं। साइनाइड जुड़ गया, ऑक्सीजन वापस डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने एक लोन पेयर ले लिया, ऑक्सीजन वापस डबल बॉन्ड बनाएगा, साइनाइड वापस चला जाएगा, पहले वाली कंडीशन फिर से आ गई। ये भी टेम्परेरी है क्योंकि साइनाइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये लोग आजकल लोग सोचते हैं कि दान देना नेगेटिव होता है, हमारे पैसे कम हो रहे हैं इसलिए डोनेट नहीं करते किसी को, है ना। तो ये ना डोनेट करना भी क्या होता है, टेम्परेरीली उन्हें नेगेटिव लगता है, बट लॉन्ग टर्म में उनका मानसिक संतुलन ठीक बनाए रखने के लिए दान देना बहुत अच्छा होता है। पैसा जो होता है ना बेटा, उसके तीन ही फल बताए गए हैं, या तो पैसे को बैठ के खा लो, यूज कर लो, घर बना लो, बाइक ले आओ, मोबाइल ले आओ, जो यूज करना यूज कर लो, पहला, या फिर पैसे को दान कर दो, वरना तीसरा तो पैसे का होता ही होता है। अगर ना आप खा रहे हो ना दान कर रहे हो, पैसा खत्म हो जाएगा। कुछ लोग देखे होंगे अमीर बहुत होते हैं लेकिन लिच्चड़ से होते हैं, पैसा खर्च करके राजी नहीं है ना, गाड़ी कभी नहीं खरीदते, करोड़पति होते हैं लेकिन फिर भी साइकिल पे चलते हैं। तो क्या लगता है वो करोड़ रुपए उनके काम आता है, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। आज जो करोड़ है उनकी औलाद के पास वो करोड़, अगर वो करोड़ रहेगा भी तब भी एक डिप्रेशन वैल्यू, पता नहीं डिस्प्रेशन, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिशिएट वैल्यू होती है, मतलब पैसे की कीमत कम हो जाएगी। आज से 10 साल बाद 1 करोड़ की कीमत 90 लाख रह जाएगी।
तो रहेगा तो उसको लग रहा है 1 करोड़, लेकिन एक्चुअल में 90 लाख रह गया। मतलब पैसा अपने आप खत्म हो जाता है अगर आप उसे यूज नहीं करते तो। और अगर यूज कर रहे हो तो अपने लिए कोई सामान खरीद लो, कोई घर खरीद लो, कुछ खरीद लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज 1 रुपया आया घर खरीद लिया, नहीं, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उसको इन्वेस्ट करना सीखिए, इन्वेस्ट करना, ना कि उसको जमा करके एक जगह पे रख देना, है ना। तो वो पॉजिटिव होता है। 3 ही तरीके हैं धन के, बैठ कर यूज कर लो, ठीक है, इन्वेस्ट कर दो, या फिर दूसरों को दे दो, या फिर खत्म तो वो हो ही जाएगा, कुछ नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया बेटा। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यस इफेक्ट। सर। इसके बाद में आता है एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी क्या होता है भाई? हक्कल रूल अब मैं बताने वाला हूं। मैंने एरोमेटिक कंपाउंड एक बार बीच में बताया था। तो यहां पर हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल। 3 रूल है हक्कल के, प्लेनर स्ट्रक्चर एंड रिंग, कंजुगेट, एरो, अल्टरनेट। याद रखना, कंजुगेशन या अल्टरनेशन। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसा होना, वो होते हैं एरोमेटिक। याद है, बेंजीन में डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है। तो डबल सिंगल डबल सिंगल, अगर ऐसे बॉन्ड अल्टरनेट में हो उसको बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन में होना या अल्टरनेट में होना एक ही बात है। डबल सिंगल या ट्रिपल सिंगल भी हो सकता है, ट्रिपल सिंगल या डबल सिंगल, ठीक है। प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर और रिंग होनी चाहिए। देखो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, बिल्कुल। तो भाई ये प्लेनर है या नहीं, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। यस और नॉट, ये लर्न करने का डाटा है। क्यों? आप बता ही नहीं सकते किसी की शक्ल देख के प्लेनर है कि नहीं। मैंने इसको ऐसा बना दिया, जबकि हो सकता है बेंजीन ऐसा हो। देखो जरा, ऐसा बेंजीन ये ऐसे, और ये वाली जो इसकी चोंच है ना, ये कुछ ऐसे है, ये ऊपर है भाई, दिख रहा है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये लो, बेंजीन को मैंने बेंजीन ही बनाया, वही ट्रिपल बॉन्ड, वही सब कुछ, लेकिन मैंने इसको ऐसा बना दिया। हो सकता है ना ऐसा? यस सर। अब हमें कैसे पता कि ये है कि नहीं है? तो देखो, धोखा देने वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन डालने वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन डालने वाले स्ट्रक्चर आपको प्लेन में बना के देंगे, लेकिन हो सकता है वो प्लेन में हो ही ना, वो 3D में हो। तो आपको कैसे पता लगेगा? आपको याद ही होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसका कोई इलाज है नहीं, क्योंकि वो आपको सच बताने वाला है नहीं। क्वेश्चन वाला आपको सच नहीं बताएगा, मतलब वो कह रहा है याद करो। तो प्लेनर स्ट्रक्चर तो देख के पता लगेगा। रिंग, ये तो शक्ल देख के बता सकते हो कि नहीं, ये रिंग है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है। कंजुगेशन और अल्टरनेट में डबल बॉन्ड, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ये भी देख के बता सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। यस तो सर। यानी ये बता दोगे, रिंग बता दोगे। अब बताओ 4n+2 इक्वल टू होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर n की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक होल नंबर होनी चाहिए। तो ये भी निकाल सकते हैं, यस, ये भी निकाल सकते हैं। कैसे? n की वैल्यू निकालनी है आपको। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होल नंबर में होनी चाहिए, 0 से, पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 0 हो सकती है, ठीक है। तो कैसे पता करें? तो आपको डबल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काउंट करने हैं। नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, ठीक है, जहां पे भी नेगेटिव चार्ज है। लोन पेयर को काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, या डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को। तो देखो उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे एक डबल बॉन्ड में, 2 ये रहे, 2 ये रहे, टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 डबल बॉन्ड है बेंजीन में, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इक्वल मैंने लिखा पाई इलेक्ट्रॉन 6। पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आप लोन पेयर भी काउंट कर सकते हैं। लोन पेयर इसमें होता ही नहीं है, नेगेटिव चार्ज इसमें है ही नहीं अभी, तो फिर सिर्फ 6 ही काउंट होंगे। ये समझ में आया भी पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यस सर। अक्कल रूल में 3 ही चीजें हैं, स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, रिंग होनी चाहिए, देख के बता सकते हो, कंजुगेशन है कि नहीं है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है कि नहीं है, देख के बता सकते हो। 4n+पाई 2 पाई क्या होता है? इक्वल टू 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। ये अब आप काउंट कर सकते हो। कैसे? n की वैल्यू निकालनी है बस। तो देखो यहाँ मैंने इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 4n+2, n की वैल्यू निकाली, कितनी निकली? 1 निकल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये, अगर बाकी की कंडीशनों को ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक है। इसका मतलब ये है हक्कल रूल, जिसके अकॉर्डिंग किसी स्ट्रक्चर को देखा जाता है वो एरोमेटिक है कि नहीं। क्या उखाड़ लेंगे हम देख के एरोमेटिक है कि नहीं। एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन एनी अदर स्ट्रक्चर, हाईली स्टेबल होते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक ना होता तो ये इतना स्टेबल नहीं था जितना अभी ये है। इंटरनल स्ट्रक्चर की एरोमेटिसिटी की वजह से क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया था रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, बताया था ना। हम आग लगा रहे हैं एक कॉर्नर में, तो डबल बॉन्ड खिसक जाता है, वो ठंडा हो जाता है दूसरा कॉर्नर उसका, फिर वापस आ जाता है, फिर एनर्जी लेके चला जाता है। ऐसे ही रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं,
जिसकी वजह से अगर हम उस मॉलिक्यूल को गर्म करके तोड़ना चाहेंगे तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को रोटेट करता रहता है। यस, क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. अब वो रोटेट कैसे करेगा, उसमें रेजोनेंस होना चाहिए। हमें कैसे पता लगेगा? हक्कल के 3 रूल अगर फॉलो हो रहा है तो पक्का उसमें रेजोनेंस हो रहा है। क्या प्लेनर है कि नहीं स्ट्रक्चर? अगर 3D में ना तो देखो एक ऊपर है डबल बॉन्ड, एक यहाँ प्लेन में है, ऐसे मेरे हाथ देख लो, ऐसे ऊपर और ऐसे। अब ये वाला डबल बॉन्ड नीचे थोड़ा आएगा, वो तो ऐसे रोटेट, यूं टेढ़ा मेढ़ा रोटेशन ऐसे ऐसे होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन नहीं घूम पाएंगे। बिल्कुल सर्कल में सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बिल्कुल प्लेन में। ये प्लेन में है बेंजीन, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे गोल गोल, बिल्कुल घूम रहे। Yes, sir. तो इसलिए प्लेनर स्ट्रक्चर होना जरूरी है और वो आपको याद ही होना चाहिए। तो बेंजीन प्लेनर होता है, बिल्कुल होता है, ये हमें याद है, मुझे भी याद है, आप भी याद कर लो, ठीक है। और इसके n की वैल्यू 1 आ रही है, ये 1 याद नहीं करनी, ये सिर्फ सोल्व करके देखनी है हमेशा। 6 इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 डबल बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4n + 2 पाई = 6 पाई। n की वैल्यू निकाल लो, 1 आई, मतलब एरोमेटिक है। बाकी कंडीशन फॉलो कर रहा है, यस एरोमेटिक, डन। एंटी एरोमेटिक देखो भाई, अब क्या होता है? प्लेनर रिंग होना चाहिए, वही है, कंजुगेशन अल्टरनेट वही है, लेकिन ये बदल गया। अगर कोई 4n + 2 पाई = पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन वो 4n = पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। 4n = पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस गाइस, क्लियर है ये बात? 2 हटा दिया Yes, sir. और वही बाकी सब कुछ वही है, देख लो कुछ नहीं बदला मैंने, तो बाकी सब कुछ ये तो याद ही होना चाहिए प्लेनर है कि नहीं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, ये प्लेनर होता है, ये हाईली अनस्टेबल है, उल्टे हो गए, एंटी टू एरोमेटिक। एरोमेटिक हाईली स्टेबल थे, तो एंटी वाला क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा, बस बात खत्म। वो नॉर्मल से भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। इसका मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ये वाला स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले इसके बॉन्ड टूटने वाले हैं, बस ये याद रख लेना। रिएक्शन समझ में आ जाएगी, यहाँ से टूटेगा, है ना। ये फायदा करता है एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक, है ना। क्लियर है? तो यहाँ देखिए 4n = 4, यहाँ पर 2 ही पाई बॉन्ड है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, = 4। n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक हो गया। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. yes, ठीक है। नॉन एरोमेटिक, अब नॉन एरोमेटिक का मतलब होता है अगर कोई एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो नॉन है। वो नॉर्मल स्टेबिलिटी होती है, नॉर्मल मॉलिक्यूल है वो, बात ही खत्म। क्लियर है बेटा? हाँ yes, भाई, sir. ठीक है। नॉन एरोमेटिक भी समझ में आ गया होगा। याद करना है, ये वाला लेक्चर मैंने शुरू में ही बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी का मतलब क्या होता है? आयन विच आर एरोमेटिक। कोई आयन हो, नेगेटिव आयन हो, पॉजिटिव आयन हो, वो एरोमेटिक हो, उसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो, यानी एरोमेटिक तो वर्ड आ गया ना, क्वासी का मतलब अर्ध, अर्ध एरोमेटिक होता है। वैसे तो वो पूरा एरोमेटिक ही होता है, लेकिन वो आयन की वजह से है। तो देखो 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन, फॉलो तो वही होगा, सब कुछ वही है। ये देखो पेंटा, पेंटेन वाला है, डाइइन एनायन, साइक्लोपेंटा डाइइन एनायन, सीपी बोलते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म में इट इज कॉल्ड सीपी। साइक्लोपेंटा डाइइन, 2 डबल बॉन्ड है, डाइइन एनायन, नेगेटिव आयन है एनायन। अब इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखें तो ये 2 नेगेटिव आयन, मैंने बोला था शुरू में कि नेगेटिव आयन मतलब लोन पेयर, लोन पेयर मतलब वो पार्टिसिपेट करेगा एरोमेटिसिटी में, वो रिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर लोन पेयर है, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और 2 इसे भी काउंट करोगे, इसे 4 मत करना, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस, क्लियर है? 6 है, बेंजीन में भी तो 6 थे, n की वैल्यू 1 आ रही है, बस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो पार्टिसिपेट लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा? क्वासी एरोमेटिक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. yes, सभी के एग्जाम्पल बना बना के डेफिनेशन याद कर लेना, काफी सारी डेफिनेशन है इसके अंदर, इसलिए आपको शायद ये समझ कम आएगा। अब देखो एक और क्वासी एरोमेटिक का एग्जांपल, एक डबल बॉन्ड है, रिंग है, बिल्कुल है, प्लेनर है, वो होता है, याद करना पड़ेगा, ट्रायंगुलर रिंग है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्वासी एरोमेटिक हो सकता है, हो सकता है। 4n + 2 = 2, भाई पॉजिटिव चार्ज पे कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो = 2 लगा दिया। 4n + 2 में n की वैल्यू निकाली, कितनी आ रही है? 0 आ रही है, कुछ भी है, 0 1 2 3 4, मतलब ये एरोमेटिक है। यस इट इज। एक और क्वासी का एग्जांपल देखो, ये वाला, इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है। 4n + 2 = 6 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो सारे ठीक हो रहे हैं। अब आपको लगेगा ये तो सही है सर, लेकिन यहाँ सिंगल आ गया, फिर से सिंगल आ गया,
भाई इसका एरोमेटिसिज्म जो है ना वो इतना ही चलता है, ये ऐसे घूमता रहता है यहाँ पर, यहाँ तो पॉजिटिव बना रहता है, क्लियर है, ऊपर एक पॉजिटिव बना रहेगा बट ये यहाँ घूमेगा, समझ में आया? Yes, sir. अब सिर्फ वैसे ये इतना नहीं घूमता है, क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड ना यहाँ चला जाता है इन दोनों के बीच में, ये ऊपर उठ जाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो प्लेनर नहीं रहा, बिल्कुल बेटा बात बहुत ठीक है, ध्यान देना इसमें नंबर ऑफ, ये बेंजीन नहीं है, दिस इज नॉट बेंजीन, में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं, देख लो ये दोनों के बीच में दिख रहा है। यस ये ग्रीन लगा रहा हूँ है ना, यहाँ पर एटम्स है, तो देखो एक डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो ये जो था ना आपका ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा वाला, यानी ये ऊपर उठा हुआ है, ये वाला एटम ऊपर उठा हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है, बट हमें तो प्लेनर स्ट्रक्चर चाहिए था, बट ये सिंगल सिंगल बॉन्ड तो कभी पार्टिसिपेट भी नहीं करते, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अब इसके बाद मैं यहाँ कहूँ ये क्या आ गया, सिंगल फिर सिंगल, ये तो 2 बार हो गया, तो एक्चुअल में ये सीधा जंप यहाँ करता है ऐसे करके, ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड सीधा यहाँ आ जाता है, ये वाला बॉन्ड सीधा यहाँ आ जाता है, तो ऐसे करके रोटेट करता है, समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बट इसको यानी आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हो कि ये एटम है ही नहीं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ ये रोटेशन हो सकती है, ठीक है। अब ये रोटेशन हो सकती है तो ये क्वासी एरोमेटिक कहलाएगा, क्योंकि आयन है जो एरोमेटिक है, 4n+2 = 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अल्टरनेट में है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और ये सारे इतना इतना पार्ट इसका प्लेनर भी है, या फिर इसे ऐसा मान लो, ज्यादा बेटर है कि ये आधा एरोमेटिक, आधा सर्कल पूरा करता, पूरा नहीं करता, दैट्स इट। समझ में आ गया भाई? यस सर। एग्जाम्पल है, सीधा ही आपको याद ही रखना पड़ेगा, नथिंग स्पेशल इन दिस। तो भाई दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर बेटा। आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन कीजिए, डीपीपी आपको शेयर की हुई है, ये मेरा बिटली लिंक है bit.ly मंजीत सर के नाम से। अवंती फेलोज के आपको मॉड्यूल्स भी शेयर्ड हैं, आप लोगों को मिले भी हुए हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं। नोट्स ऑफ द क्लास आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, ठीक है। हमने आज किया एचआईडी, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास के लिख रखे मैंने, ये नेक्स्ट के नहीं है, इज नॉट नेक्स्ट डे, ये 2 days है, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ होगी, 2 day, ठीक है, नॉट नेक्स्ट डे। ये आज की क्लास के हैं सारे के सारे, ठीक है भाई। फॉलोइंग क्वेश्चन हमने ये पूरे कर लिए हैं, दैट्स ऑल। रीकैप हम करेंगे। थैंक यू गाइस, तो इतना ही था आज के लेक्चर में। अब मैं आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो डाउट पूछिएगा।